Hi guys, welcome to EduTap and also welcome to फटाफट सीरीज वंस अगेन। तो गाइज आई होप आपको इस चीज का आइडिया है कि सोशल सिक्योरिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और स्पेशल कंपोनेंट है ईओ एओ एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन में। राइट, स्पेशल कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कंपोनेंट है दूसरे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए स्पेशल है। और इंपॉर्टेंट क्यों गाइज? क्योंकि इसका जो वेटेज है एपीएफसी और ईओ और एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा है। राइट, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, सो इट इज अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन। सो 8 to 10 क्वेश्चन जिस भी कंपोनेंट में से आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो गाइस आपको ये भी पता होगा सोशल सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो दो सब कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड नंबर सेकंड इज सोशल सिक्योरिटी लॉज। राइट, तो आई होप आपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बहुत अच्छे से कवर की होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी लॉज। ठीक है, यहां पर हम जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट है वहां से हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इन्हीं एमसीक्यूज में से हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला गाइज, और आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, देखना भी है, और आपको जो होमवर्क क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट भी करना है। राइट गाइज, आपका पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी ये चीज आपके लिए बेनिफिट साबित होगी। और ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है उसे डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन सोशल सिक्योरिटी लॉज में से, विच इज डेडिकेटेड फॉर द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। ठीक है, तो आज हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे फ्रॉम द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 से। ठीक है गाइस, बट स्टार्ट करने से पहले गाइज आपको पता है ईओ और एओ एग्जामिनेशन जो कि 2021 में हुआ था उसमें हमने 116 सिलेक्शंस दिए थे गाइज। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारे एस्पिरेंट्स का, हमारे स्टूडेंट्स का। सो गाइज वी आर रेडी टू रिपीट द हिस्ट्री सेम जो हमने 2021 में किया था। इस बार हम एपीएफसी के लिए भी रेडी हैं और ईओ और एओ के लिए तो हम वैसे भी रेडी है। राइट, तो यहां पर क्या चाहिए गाइज? हमारे पार्ट पर हम रेडी हैं, आपके पार्ट पे आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो अगर आप एक्चुअल में रेडी है गाइज तो कमेंट करके जरूर बताइए कि यस आई एम रेडी टू बी एन ईओ और एओ और टू बी एन एपीएफसी। राइट, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन अंडर एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। ठीक है, तो इनमें से कौन से केसेस में जो है वो एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए? योर ऑप्शन इज इफ देयर इज अ विलफुल रिमूवल ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक, if there is a willful disobedience of rule or order given for safety by the employee, or if injury does not result in disablement for more than 5 days। तो इनमें से कौन से केसेस में ऐसा होगा या किस केस में ऐसा होगा जहां पे एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को? राइट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। राइट, if injury does not result in disablement for more than 5 days। So here you can see as per the Employees Compensation Act 1923 employer shall not be liable to pay compensation in the following cases। ठीक है, इन सारे ही केसेस में एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए। नंबर फर्स्ट इज इफ इंजरी डज नॉट रिजल्ट इन डिसेबलमेंट फॉर मोर देन 3 days, बट अवर ऑप्शन इज 5 days। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। ये ट्रिक होती है बाय द यूपीएससी जहां पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे 5 days की बात हो रही है, बट यहां पे अगर 3 days तक है वो चीज तो उस केस में कॉम्पेंसेशन नहीं पे करना पड़ेगा, बट हमारे ऑप्शन में वो 5 days है। राइट, तो इन दैट केस कॉम्पेंसेशन नीड टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। Employee under the influence of drink, if there is a willful default disobedience of rule or order given for safety, or if there is willful removal of any safety guard। तो इन सारे ही केसेस में कॉम्पेंसेशन नहीं पे करेगा, बट हमारा ऑप्शन यहाँ पे 5 days था। राइट, तो इन दैट केस वो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, what will be the minimum amount of compensation under Employees Compensation Act 1923 in case where death results from injury? ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम डिस्कस कर रहे हैं। हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि इन जो एक्ट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द जुडिशियरी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वहां पे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए? इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तो जो भी कोर प्रोविजन है किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल डेफिनेटली बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सेक्शन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। राइट, तो यहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन क्या है गाइस एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट में? इन केस जहां पे इंजरी की वजह से डेथ हो जाती है। पूरा सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। योर ऑप्शन आर 1,20,000, 1,40,000, 1,10,000 और 1 lakh। So the right answer is option number A, that is 1,20,000। So here you can read, as per the Employees Compensation Act 1923, in case where death results from injury, amount of compensation would be 50% of the monthly wages of deceased multiplied by relevant factor। ठीक है,
और रुपीज 1,20,000 विच एवर इज मोर, ठीक है। तो जो ज्यादा रहेगा, इसका मतलब क्या है कि इनमें से एटलीस्ट 1,20,000 जो है वो तो कॉम्पेंसेशन पे करना ही करना पड़ेगा, राइट। तो आपको लॉ को इंटरप्रेट करते हुए आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। लॉ को आप सिंपली नहीं पढ़ सकते, उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मच फ्यूनरल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय हैज टू डिपॉजिट इन एडिशन टू द कॉम्पेंसेशन अंडर एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ इंजरी रिजल्ट्स इनटू डेथ, ठीक है। तो रिजल्ट, अगर इंजरी की वजह से डेथ हो जा रही है किसी एम्प्लॉय की, तो कॉम्पेंसेशन तो पे करना ही पड़ेगा, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, राइट। बट कॉम्पेंसेशन के बाद कुछ और भी पे करना पड़ेगा, दैट इज फ्यूनरल एक्सपेंडिचर, राइट। तो उसके फ्यूनरल के लिए यहां पे एम्प्लॉयर द्वारा फ्यूनरल एक्सपेंडिचर दिया जाएगा, जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो भी उसके नॉमिनीज होंगे या जो भी फैमिली वाले होंगे, उनको फ्यूनरल एक्सपेंडिचर पे किया जाएगा। उस फ्यूनरल एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। योर ऑप्शंस आर 3500, 2500, 7500 और 5000। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5000, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। सो हियर यू कैन रीड एज पर द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट, इफ द इंजरी ऑफ द एम्प्लॉय रिजल्ट्स हिज डेथ, द एम्प्लॉयर शैल इन एडिशन टू द कॉम्पेंसेशन, ठीक है। कॉम्पेंसेशन क्या था वो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। साथ में उसको कमिश्नर के पास क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा, ₹5000 डिपॉजिट करना पड़ेगा to the eldest surviving dependent of the employee towards the expenditure of the funeral, ठीक है। उसके फ्यूनरल के लिए एक्सपेंडिचर यहाँ पे 5000 रुपीज कमिश्नर के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा बाय द एम्प्लॉयर, राइट गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 इज अंडर द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 व्हेन द कॉम्पेंसेशन इज ड्यू, ठीक है। कॉम्पेंसेशन कब से ड्यू हो जाता है, योर ऑप्शंस आर विद इन 30 days व्हेन इट फॉल्स ड्यू, ठीक है, within 60 days when it falls due, or within 90 days when it falls due, or as soon as it falls due, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन यहां से कब उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन कब पे करना पड़ेगा, कब वो ड्यू हो जाएगा पे करने के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एज सून एज इट फॉल्स ड्यू, ठीक है। जब जिस दिन से ड्यू हो जाएगा उसी दिन उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो हियर यू कैन रीड compensation has to be paid by the employer as soon as it falls due, ठीक है। जैसे ही वो ड्यू हो जाता है उसको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि ड्यू होने के बाद उसको 30 दिन बाद पे करना है या 45 डेज बाद पे करना है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जिस दिन से ड्यू हो जाएगा तभी उसे पे करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द प्रोविजन अंडर द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज under the Employees Compensation Act 1923, compensation in respect of an injury which has resulted in death shall be deposited with which of the following? Your options are state government, Ministry of Social Justice and Empowerment, Commissioner or none of the above, ठीक है। तो जो भी अगर सपोज इंजरी की वजह से डेथ हो रही है तो कॉम्पेंसेशन पहले किसके पास डिपॉजिट किया जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कमिश्नर के पास, ठीक है। तो कमिश्नर अंडर एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट जो भी कमिश्नर होगा उसके पास एम्प्लॉयर जमा करेंगे कॉम्पेंसेशन वाला जो भी अमाउंट होगा। फिर फर्दर जो कमिश्नर होंगे यहाँ पे वो कमिश्नर क्या करेंगे, वो जो अमाउंट होगा वो उनके फैमिली मेंबर्स को देंगे, राइट। सो दिस इज द प्रोविजन। सो हियर यू कैन रीड दैट नो पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय whose injury has resulted in death and no payment of lump sum as compensation to women or a person under legal disability shall be made otherwise than by deposit with the commissioner, and no such payment made directly by an employer shall be deemed to be payment of compensation, ठीक है। और ऐसा प्रोविजन रखा क्यों गया गाइस, थोड़ा सा आपको इसमें सोचने की भी जरूरत है कि अब एम्प्लॉयर को अगर पैसे देने ही कॉम्पेंसेशन अल्टीमेटली देना है तो डायरेक्टली फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पे मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। सपोज अगर यहां पे कॉम्पेंसेशन बन रहा है 1 लाख का, राइट, 1 लाख का बन रहा है, तो यहां पे अगर एम्प्लॉयर बोलता है आप एक काम करिए 50,000 ले लीजिए क्योंकि ये पैसे मुझे जमा करने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफिस के पास, फिर आपका पैसा नहीं आएगा। इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए यहां पे एक चेन बना दी गई है, एक लेयर बना दी गई कि सबसे पहले क्या करना होगा, जो एम्प्लॉयर होगा वो कमिश्नर के पास जाके पैसे जमा करेगा और वो कमिश्नर जो है वो फैमिली मेंबर्स को देगा, राइट। तो ये चीज अवॉइड की गई ताकि यहाँ पे मैनिपुलेशन ना हो सके एम्प्लॉयर के पार्ट पर, राइट गाइस। आई होप यू आर गेटिंग इट। Now guys, question number 6 is as per the Employees Compensation Act 1923, what will be the minimum amount of compensation in case where permanent total disability results from the injury, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, अगर इंजरी की वजह से डेथ हो रही है तो उस केस में कॉम्पेंसेशन हमने देखा था ₹1,20,000, ठीक है। मिनिमम कॉम्पेंसेशन इतना तो रहेगा ही रहेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ पे इंजरी की वजह से परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट आ रहा है, ठीक है, अब वो कुछ काम ही नहीं कर सकता, उसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो चुका है, तो इस केस में कॉम्पेंसेशन का जो अमाउंट है वो कितना रहेगा। तो ऑप्शंस आर 1,40,000, 1,20,000, 1,80,000 और 1,50,000। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस?
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 यहां पे रहेगा। अब आपके मन में एक चीज ये भी आ रही है कि डेथ के केस में कॉम्पेंसेशन कम है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में कॉम्पेंसेशन ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि डेथ के केस में उसकी डेथ हो चुकी है, राइट, ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया जा सकता। बट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में क्या चीज है कि अब उसकी केयर करनी पड़ेगी। उसकी डेथ नहीं हुई है, वो स्टिल अभी अलाइव है, बट वो कुछ कर नहीं सकता। और अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पे चीजें करनी पड़ेंगी, उसकी केयर करनी पड़ेंगी, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे। दैट इज वाई यहाँ पे जो कॉम्पेंसेशन का जो अमाउंट है वो डेथ वाले केस से ज्यादा है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक। सो हियर यू कैन सी गाइस, यहाँ पे 1,40,000 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1,40,000। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम भी हो सकता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था डेथ वाले केस में भी। और यहाँ पर भी क्या होगा, 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, रेलेवेंट फैक्टर कुछ मेंशन किए हुए हैं शेड्यूल में ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट, तो वहां से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर ये वाला कैलकुलेशन ज्यादा आया तो फिर वो ज्यादा वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अगर ये वाला कैलकुलेशन कम आया तो इस केस में 1,40,000 पे करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द प्रोविजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने ये कैलकुलेशन कर लिया कि 60% ऑफ द मंथली वेजेस, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया रेलेवेंट फैक्टर से, और वो सपोज अमाउंट आया यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। तो अब यहाँ पे क्या प्रोविजन है कि या तो ये और या तो 1,40,000, विच एवर इज हायर, वो अमाउंट पे किया जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस में 2 लाख है तो 2 लाख पे किया जाएगा। बट सपोज अगर ये वाला जो है जो अमाउंट है ये अगर सपोज 1 लाख आता तो इस केस में मिनिमम अमाउंट जो पे किया जाएगा 1,40,000 पे किया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। Now guys, question number 7 is which of the following are not the part of the wages under the provisions of the Employees Compensation Act 1923, right guys? राइट, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करने हैं। सो गाइस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेजेस में काउंट नहीं होता अंडर द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट? योर ऑप्शंस आर ट्रैवलिंग अलाउंस, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेंशन प्रोविडेंट फंड, सम पेड टू कवर एनी स्पेशल एक्सपेंस बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, और ऑल ऑफ द अबव। राइट, टेल मी गाइस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ही वेजेस में काउंट नहीं होंगे। और ये वेज की जो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट, राइट। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। सो हियर यू कैन रीड कि कॉम्पेंसेशन, यहाँ पे जो बात करें वेजेस की तो क्या आएगा यहाँ पे, एनी प्रिविलेज और बेनिफिट कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी। ठीक है, कोई भी ऐसा जो भी चीज प्रोवाइड की जा रही है मनी के टर्म्स में उसे वेज माना जाएगा। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है इन सारी चीजों को, लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेंशन प्रोविडेंट फंड, और सम पेड टू कवर एनी स्पेशल एक्सपेंसेस बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर इस टाइप के पेमेंट हो रहे हैं एम्प्लॉय को तो ये सारे के सारे वेज का पार्ट नहीं होने वाले, राइट। Question number 8 is notice and claim of compensation under the Employees Compensation Act 1923 shall be preferred before the commissioner within, your options are within 3 years of the occurrence of the accident or death, within 2 years of the occurrence of the accident or death, within 4 years of the occurrence of the accident or death, और within 1 year of the occurrence of the accident or death। ठीक है, तो ये नोटिस और क्लेम है जो कॉम्पेंसेशन के लिए वो कमिश्नर के पास कब तक फाइल करना होगा, दिस इज द प्रोविजन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विदिन 2 years of the occurrence of the accident or death। ठीक है, तो जिस दिन भी एक्सीडेंट हुआ उसके 2 साल के अंदर कॉम्पेंसेशन के लिए एप्लीकेशन और नोटिस फाइल किया जाएगा, राइट। सो दिस इज द प्रोविजन गाइस व्हिच यू कैन रीड फ्रॉम हियर इटसेल्फ। Question number 9 is as per the Employees Compensation Act 1923, what will be the amount of compensation in case where temporary disablement, whether total or partial, results from the injury? ठीक है, your option is a half monthly payment of the sum equivalent to the 50% of monthly wages of the employee, a half monthly payment of the sum equivalent to 70% of the monthly wages of the employee, a half monthly payment of the sum equivalent to 25% of the monthly wages of employee, or a monthly payment of sum equivalent to 25% of the monthly wages of the employee, right? So which of the following is correct? The right answer is option number C, that is a half monthly payment of the sum equivalent to 25% of the monthly wages of the employee. So this is the right answer of question number 9. The provision you can read from here itself, right? Now guys, question number 10, as you all know that this is the homework question, और इसका जो आंसर है that you have to tell in the comment box. So question is, as per the Employees Compensation Act 1923, in cases where the employer does not accept the liability for compensation to the extent claimed, he shall be bound to make provisional payment based, your options are on the commissioner's discretion, on 1 month wages of the employed person, on 2 months wages of the employed person, or on the extent of liability which he accepts, राइट। सो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट करके गाइस, कमेंट बॉक्स में, और जो इसका सही आंसर है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। सो गाइस आई होप आपको मजा आया इन सारे 10 क्वेश्चंस में।
एंड गाइस दोज हु आर लुकिंग फॉर एनी कोर्स, जो कि चाहते हैं किसी प्रकार का गाइडेंस, सो वी हैव लॉन्च्ड दीज 3 कोर्सेज फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीएफसी एंड ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन। सो दिस इज मास्टर पैक, टेस्ट सीरीज प्लस पैक एंड टेस्ट सीरीज। सो ये 3 कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। अगर आपको इनके फीचर्स के बारे में जानना है, इनके डिस्काउंट के बारे में जानना है गाइस, सो यू कैन रेफर द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट? सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।